नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे कांग्रेस के जबरदस्त हंगामे की। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के कांग्रेस ने भोपाल में आज जबरदस्त हंगामा किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो हैं वो उनको हिरासत में लिया गया और उधर सदन के अंदर आज विशेष जो सत्र चल रहा है दिन का, उसमें भी बहुत गहमा गहमी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के बनने से लेकर के 2047 तक के पूरे विजन डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रही है सरकार और विपक्ष कर रहा है आरोपों की बौछार। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश में 22 लाख होने वाली है प्रति व्यक्ति आय, जो बार बार बात सरकार कह रही है? क्या इस दावे पर लोगों को भरोसा है? उधर कांग्रेस को जो राहत मिली है उसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं, तो क्या उसका असर अब देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जीतू पटवारी ने क्या कहा है बीजेपी और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के, क्योंकि बड़ी राहत कोर्ट से मिली है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस को कल, और उसके बाद आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। सुनिए जीतू पटवारी का बयान। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो गया है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को गुमराह किया, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश के अपने दोस्तों को बेचा, उसको देश समझने लगा है। अरे नेहरू जी ने देश की आजादी के लिए 12 साल जेल की सलाखों में बिताए, उनको बदनाम करना। इंदिरा जी ने देश की आजादी के लिए सीना छन्नी करवा ली। ये अन्याय और अत्याचार है, ये अराजकता है। पहले गांधी परिवार को बदनाम करना और फिर इस तरह की अराजकता करना, ये तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। और आइए अब सुनते हैं रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा है मनरेगा के नाम बदलने को लेकर। कांग्रेस हमलावर हो रही है। जी राम जी का नाम दिया गया है इस योजना को, इसके प्रावधानों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। मनरेगा में भ्रष्टाचार कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार के समय होता था। अब मनरेगा के बलबूते पर जो हम स्कीम लाए उससे ग्रामीण विकास की आधारशिला रखी जाएगी और राम राज्य की कल्पना साकार की जाएगी। राम जी से आपत्ति कांग्रेस को पहले भी थी, क्योंकि कांग्रेस राम विरोधी है। सोनिया चाहती है कि कांग्रेस राम का विरोध करे, कृष्ण का विरोध करे, महावीर का विरोध करे, गुरु नानक का विरोध करे, भगवान गौतम बुद्ध का विरोध करे, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं हम राम का सम्मान करेंगे। सरकार कह रही है कि 2047 तक प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के 22 लाख रुपए हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय, एक साल में एक व्यक्ति 22 लाख रुपए कमा रहा होगा एवरेज। अभी कितनी है? 1,05,000। अब ये 15-16 सालों में, 18 सालों के अंदर इतना बड़ा चमत्कार होगा नहीं होगा? सरकार का विजन क्या है, उसकी तैयारी क्या है, इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है इस दावे को लेकर? सुनिए लोगों की राय। नहीं, देखिए, ऐसे प्रति व्यक्ति आय अगर आप लेंगे तो ये जो सर्वे रहता है ये आप मतलब पूरे तरीके से प्रॉपर मेरे हिसाब से नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, उनकी संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आप अगर मतलब कुछ सैकड़े लोगों को जोड़ के और उनकी आय को प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर गलत। कितने घंटे का काम करते हैं? 12 घंटे से ज़्यादा भी हो जाते, कम नहीं होते। 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और आपकी आय जो है 80,000 भी नहीं है साल की। प्रति व्यक्ति आय मैं जो मान रहा हूँ वो 1 लाख के अंदर ही है। अंदर ही है जी। कैसे कह सकते हैं आप दावे से? दावे से इसलिए कह सकता हूँ कि हम भी एडवोकेट हैं। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आय, अभी एडवोकेट 10-15 साल मेरे को हो गए हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए जाता है। अगर मध्य प्रदेश का रेशो देखें तो मध्य प्रदेश के रेशो में आप मान के चलिए कि 30-40-50% के आसपास मैं मान सकता हूँ। लेकिन नीचे, उसके नीचे अभी भी आदमी गरीबी से नीचे जी रहा है आदमी। और आइए सीधे देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे। विशेष सत्र में सरकार ने दिया अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा, विपक्ष ने किसान, शिक्षा, लाडली बहनों के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस बोली मनरेगा योजना से बापू का नाम क्यों हटाया नाम? बीजेपी बोली राम का विरोध कांग्रेस का काम।
नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के ऑर्डर पर कांग्रेस में उत्साह, मोदी और अमित शाह को क्यों बताया तानाशाह। एमपी में प्रति व्यक्ति आय 22 लाख होगी, सरकारी टारगेट पर जनता कितना विश्वास करेगी। सीधे रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर राम पांडे, स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मृगेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर राम, आपसे ये जानना चाहूंगा, नेशनल हेराल्ड केस में जो राहत मिली है उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि कांग्रेस बहुत उत्साहित है और आज बड़ा प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया। क्या आपको लगता है, क्या पॉलिटिकली वेंडलाइज करने की कोशिश की गई है, विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई है? उसे ही देश की जनता को और सबको पता था ये फर्जी केस है, और कोर्ट ने भी यही कहा है कि फर्जी केस है, इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं हुई है। और एक व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी, जिसके कहने पर आप ईडी की जांच हो रही है, तो किसी व्यक्ति के कहने पर ईडी की जांच नहीं होती है। तो कोर्ट ने सीधा सीधा सा साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये फर्जी केस है। लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मानेंगे नहीं, वो तो षड्यंत्रकारी हैं। आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनके लिए रास्ता खुला है, और पूरी तरह से कोर्ट ने बता दिया है कि ये मामला फर्जी था और 10 साल से 56 घंटे पूछताछ की जा रही थी। यदि केस में जरा भी दम होती, ईडी ईमानदारी से काम करता, तो अजीत पवार से ईडी पूछताछ करता ना। तो ईडी ने क्यों नहीं पूछताछ की अजीत पवार से? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने मना कर दिया था। भाई शुभेंदु अधिकारी से ईडी ने क्यों नहीं पूछताछ की? हेमंत शर्मा से क्यों नहीं की? इन सभी पर ईडी के केस चले ना। अशोक चौहान से क्यों नहीं की? ऐसे सैकड़ों नेता हैं, तो ईडी ने किसी से पूछताछ नहीं की। और राहुल गांधी जी से 56 घंटे पूछताछ की, और पूछताछ में 1 रुपए का लेन देन प्राप्त नहीं हुआ। सारी जो उसमें कंपनियां इन्वॉल्व है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी व्यक्ति, उसका जो शेयर होल्डर है, अपने अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेशनल हेराल्ड की मोस्टली जो प्रॉपर्टी है वो लीज पर है। लीज की मतलब सरकार की प्रॉपर्टी है ज्यादातर, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी लखनऊ वाली उसकी है, नेशनल हेराल्ड की, जिसका नाम ही नेहरू हाउस है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये अखबार सबसे बड़ी बात है, स्वतंत्रता का अखबार है। इस अखबार ने आजादी दिलाई थी, उसका भी योगदान था। तो हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि उस अखबार को बचाने का काम किया जाए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस अखबार को, स्वतंत्रता जिसने दिलाई, उस अखबार को बचाने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मौसम बिसेन जुड़ गए हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री। बहुत स्वागत करूंगा मौसम जी आपका। मुझे जरा मौसम जी ये बताइए कि ये जो बड़ा मामला था नेशनल हेराल्ड, जिसे लेकर के बीजेपी लगातार गांधी परिवार पर हमलावर रही थी, अब जब कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया है या कोर्ट ने इस पर भी राहत नहीं दी है आपको, तो क्या आपको लगता है, क्या आरोप गलत थे या आपके वकील ढंग से कोर्ट में जिरह नहीं कर पाए? किसे दोष देंगे इसका? देखिए, जो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जो सारी बातें निकल कर आती है, जो मामला था वो 2012 में पंजीबद्ध हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। तब तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं, इसको भाजपा से जोड़ना, जो भी आर्थिक अनियमितताएं थी, और मामला कोर्ट में था। कोर्ट का डिसीजन होता है, कोर्ट की अपनी सारी सुनवाई के साथ चीजें होती। इसको कहते ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और इसी आधार पर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर दोषारोपण करके अपने आप को जो भी साबित करना चाहे, क्योंकि जो सारे घटनाक्रम चले, जिस तरीके से केस सामने आता है, जिस तरीके से 50,000 रुपए में उनकी संपत्ति जो यंग फ्रंट नाम से जो बनता है एनजीओ, उसको होती है, ये सारे घटनाक्रम की माननीय कोर्ट इसके ऊपर विचार करते हुए निर्णय ले रहा है। तो मैं नहीं समझती इस मामले में मैं बहुत ज्यादा कुछ कह सकती, लेकिन कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा, और निर्णय जो सच होगा वो जनता के सामने आए।
ठीक है, मैं मृगेंद्र सिंह जी आपके पास आता हूं। पहले इसी मामले पर बात कर लेते हैं, फिर प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण मुद्दा उस पर भी बात करेंगे। मृगेंद्र जी, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से राहत कांग्रेस को मिली है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज तो बीजेपी ने जमकर कर दिया और अब पल्ला झाड़कर ये कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट का मामला था। अगर कोर्ट का मामला था तो आपने फैसला आने से पहले कैसे, हर नेता ने, लगभग एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस मामले को लेकर के निशाने नहीं साध रहा था गांधी परिवार पर या कांग्रेस पर। तो आपको क्या लगता है, ये बड़ी हार है बीजेपी की, या फिर आपको लगता है ये केस अभी एक कोर्ट से खारिज हुआ है, आगे इसके लिए अभी बहुत सारी संभावनाएं खुली हुई हैं? देखिए, यही तो राजनीति है। अब आरोप लगाया, एक दूसरे पर प्रकरण दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, ईडी ने पूछताछ की और जिन कई नामों को गिनाया गया जिनके पूछताछ नहीं हुई। अब ये जब हुई, अब जब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले बारे में कोई क्या बोल सकता है? कोई यही कहेगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, सब यही, कांग्रेस कहेगी कि हाँ सत्य की जीत हुई, भाजपा कहेगी कि कोर्ट में मामला था, सुब्रमण्यम स्वामी ने, हमने कुछ किया नहीं। अब लेकिन मुझे लगता है मामला निश्चित रूप से कांग्रेस की बड़ी जीत है। राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, ऐसा लगा था जैसे उन्होंने क्या नेशनल हेराल्ड की जमीन को बेच लिया हो खाली, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है न्यायालय के निर्णय के बाद। लेकिन मुझे लगता है इस निर्णय के खिलाफ, या इस निर्णय, ईडी हाई कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि अभी मुझे लगता है मामला है रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, फिर उस तरह जिस तरह से न्यायालय ने इस मामले को खारिज किया है, उससे मुझे लगता है कि मामला अभी अपर कोर्ट में जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास दूसरा और जो जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा उस पर जरूर आता हूं। आप मुझे ये बताइए साहब कि 1,05,000 प्रति व्यक्ति आय 70 सालों में देश पहुंचा है। अब बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट कहता है, और आज विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय भी बता रहे थे कि हम इसे ले जाएंगे 2047 में 22 लाख प्रति व्यक्ति की आय पर। कितना भरोसा कर पा रहे हैं इस आंकड़े पर आप? और 3047 में कितने तक जाएगा ये? 22 लाख 4,000 से जी नहीं, 3047 में कितने तक जाएगा उनके हिसाब से? हाँ। और 4047 में कितने तक जाएगा? और 5047 तक में कितने में जाएगा? और जिन्होंने कहा है कि अब वो 2047 तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है, कोई गारंटी नहीं है कि वो 2047 तक जिंदा रहेंगे। देश की जितनी भी आबादी है, इनके ये झूठे नरेटिव के 2047 कितना जनता को धोखा दे रहे हैं लगातार। 2047 की बात करना ही मतलब जनता को धोखा देना है। और ये एक तरफ तो कहते हैं आजादी 2014 में मिली है, कम से कम बस एक ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ये कि हाँ आजादी 1947 में मिली है। अब जो 2047 की इनकी जो रामायण है वो 2022 में लटकी हुई थी पहले, कि 2022 में हम सब कर देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसानों की आय डबल हो जाएगी, सबके मकान बन जाएंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा। अब इनके झूठा इसी से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की गर्मा कितनी कम हो गई, आज 91 का हो गया है डॉलर। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना, देश की गर्मा घटती है, प्रधानमंत्री की गर्मा घटती है, रोज घट रही है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि नेपाल की जब रुपया नहीं डाउन हो रहा है, गिर रहा है, पाकिस्तान का जब नहीं गिर रहा है, नरेंद्र मोदी कहते थे जब बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, श्रीलंका का नहीं गिर रहा है, भारत का क्यों लगातार गिरता जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, इनका बुढ़ापा जेल में कटेगा, अब करेगी ईडी इनकी जांच। सुब्रमण्यम स्वामी का कायर प्रधानमंत्री हैं। तो ठीक है, ये 2047 का जो जुमला दे रहे हैं, ये सरासर जनता की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम कर रहे हैं। भाई आपको 2028-29 तक चुना है, तो 2028-29 तक के आपने जो वादे किए हैं वो बताइए। आप रहोगे, आपकी जगह दूसरा रहेगा, मान के चलिए मोहन यादव की जगह दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो तो कहेगा ना मैंने नहीं कहा था, मोहन यादव ने कहा था। ये तो कैलाश विजयवर्गीय की जगह दूसरा मंत्री बनेगा, वो कहेगा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। 90% मंत्री ही बदल जाएंगे।
चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं मौसम जी आपके पास। मौसम जी देखिए, एक बड़ा दावा किया गया है और 2047 का ख्वाब दिखाया जा रहा। कांग्रेस कह रही कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने वाले थे, नहीं बना। रुपए गिरना बंद हो जाएगा। रुपए गिर गिर करके एशिया की वीकेस्ट करेंसी बन चुका है रुपया। पूरे एशिया में छोटे छोटे देश हमसे ज्यादा मजबूत उनका रुपया है गिरने के मामले में, अगर देखा जाए तो इतनी तेजी से गिर रहा है। तो ये तमाम चीजें होने के बाद अब इस बीच में आप 2047 का ख्वाब दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो भी ऐसा जिस पर लोग 70 साल में 1,05,000 और अगले 15 साल में सीधे 22 लाख। देखिए, आप और हमने 2014 के पहले के मध्य प्रदेश को भी भारत को भी देखा है और 2003 के पहले के मध्य प्रदेश को भी देखा है। ये सही है कि जिस गति से रफ्तार देश की प्रगति ने खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में प्रगति की रफ्तार पकड़ी है, इस बात को अगर कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर कांग्रेस के चश्मे से अगर हम उठाकर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनके सिर पर पक्का मकान है, घर घर शौचालय है और आज आजीविका से जुड़ी हमारी बहनें आर्थिक रूप से मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह भी सत्य है कि 2014 के पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, आज हमारी चौथे पायदान पर है। और इसलिए अगर हम एक सामान्य एक न्यूट्रल होकर अगर हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों में ये भी सही है कि भारत की हालत, भारत की इस देश की तस्वीर और तकदीर जनता की बदलने का काम हुआ है। अब चूंकि कांग्रेस जिसने 70 सालों में ये सब नहीं किया, पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया है। और इसीलिए आखिर इस सब चीजों को लेकर कांग्रेस के तो पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, एक लक्ष्य के साथ, राष्ट्र के नवनिर्माण के साथ काम कर रही है। अगर हमारा कोई विजन ही ना होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य क्या है, और तब तक हम उस समर्पण से नहीं बढ़ सकते। और यही ध्येय माननीय प्रधानमंत्री जी का है। चूंकि हम सब आगे देख रहे हैं कि 2047, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे एक बात उन्होंने की कैलाश विजयवर्गीय जी हट जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे तो कहेंगे कि वो तो फला फला मंत्री ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति या किसी परिवार के पीछे काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ काम करती है और हमारी सरकार की नीतियों ने, योजनाओं ने उस विचारों के क्रियान्वयन के साथ इस देश को दिखाने का काम किया है कि वाकई सुशासन क्या होता है, पारदर्शिता क्या होती है। और इसीलिए हम सब संकल्पबद्ध हैं, आशान्वित है और इस देश को प्रगति की ओर ले जाने के साथ विकसित भारत की दिशा में हम सब हर दृष्टि से आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। हमारी सरकारें काम कर रही है। ठीक है मौसम जी। मृगेंद्र जी, चलिए मैं सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल की तुलना कर लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल 70 साल को तो बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। पर जो डेटा हमारे पास निकल कर आता है, 2014-15 में 72,805 रुपए प्रति व्यक्ति आय देश की औसत थी। 23 की बात, अभी 23 का आंकड़ा चुकी है, करीब 1 लाख हम पहुंच गए 23 में, और अब 24 में हम कर लें तो 1,05,000 जो मध्य प्रदेश की औसत आय, लगभग वहां हम पहुंच गए। तो पिछले 10 सालों में 30% के अप्रॉक्स की ग्रोथ हमने गेन की। अब हम अगले 15 सालों में 22 गुना यानी कि 2200% प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है यह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी टारगेट ले लिया है, या चूंकि इस तरह के टारगेट अच्छे ही रखे जाते हैं जब लॉन्ग टर्म के रखे जाते हैं? नेहरू जी भी पंचशील की बात करते थे और उसके बाद जब वो 15-15 सालों के लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स आती थी तो हम देखते थे उसमें बहुत कुछ होता था। फिर वो जब नहीं पूरे हुए तो 5 साल पर आए, फिर आप देखते हैं कि और शॉर्ट टर्म में प्लानिंग होने लग गई है। तो टारगेट रखना अलग बात है, अचीव करना अलग बात है। 10 सालों में 30% और अगले 15 सालों में हम करेंगे 2200% की ग्रोथ। देखिए 15 साल नहीं, अभी तो 22 साल है। अब हम 2047 की बात कर रहे हैं और 2025 में तो ये 22 से 1 गुना, लेकिन इतना मुझे लगता नहीं कि इतना तेजी से विकास हो पाएगा। अब प्रति व्यक्ति आय हो सकता है कि बहुत लोग जो धनी इतने ज्यादा हो जाएंगे और नीचे वाले गरीब गरीब रह जाएंगे तो औसत जोड़ेंगे तो हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि आय इतनी अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हो भी सकता है इतनी बढ़े, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो पहले की थी उसके बराबर ही हो जाएगी। महंगाई देखिए जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है कि अगर 22 गुना बढ़ भी जाती है तो महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, तो जो पुराने और नए में ज्यादा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए डॉलर की बात की, कितना तेजी से गिर रहा है। जो डॉलर की स्थिति मुझे लगता है देश में भारत की, वो इतनी खराब स्थिति मुझे लगता है अगर छोटे छोटे अगर देशों की नहीं है, अगर इस तरह का लोगों की आय बढ़ती है तो निश्चित रूप से
कम से कम मैं तो नहीं मानता कि इस तरह की गाय बढ़ती है तो कोई बहुत अच्छा विकास का खाका है। जी बिल्कुल। एक और बड़ी चीज आती है जो हम देखते हैं कि गणित में कैसे उलझ जाती है हमारी आम जनता, कि जो आपने बात शुरू में कही कि कुछ वेल्दी लोगों के पास बहुत वेल्थ हो जाती है और कुछ के पास कम हो जाती है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की इंपेरिटी को लेकर के कहा है कि बहुत ज्यादा यहां पर करीब 60% इकोनॉमी पर करीब 12-13% लोगों का कब्जा है। तो यह भी एक बड़ी मुसीबत है कि कंट्री की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन आम लोगों के पास कितना आ पा रहा है एक औसत व्यक्ति के पास, उसकी भी टेंशन है सर। निश्चित रूप से टेंशन, अगर ये टेंशन नहीं होता, ये आप बताइए कितने गरीब लोगों को हम फ्री में अनाज बांट रहे हैं। अगर हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोग इतने ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो फिर फ्री अनाज बांटने की जरूरत क्या है? ये बिल्कुल बात सही है और हम उसको लेकर के देख लीजिए, अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं जी कितनी लोगों की आप देख लीजिए, हर गांव में 90% लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। और सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात को लेकर होता है कि सरपंच से जो विवाद इसी कारण होता है कि मेरे गरीब रेखा कार्ड नहीं बना, मेरे गरीब रेखा राशन नहीं मिला। अगर हमारा देश इतना अमीर हो गया तो फिर क्यों 5 किलो गेहूं चावल के लिए लोग लाइन लगा के लेते हैं? सरकार को बंद कर देना चाहिए कि भाई आप इतनी अगर आय है तो आप खरीद सकते हो चावल गेहूं। उसने सरकार की भी बचत होगी, विकास के नए रास्ते खुलेंगे। फ्री में जो बांट रहे हैं तो उसका जो पैसा होगा तो हर गांव में अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छे अस्पताल खुलेंगे, सड़कें अच्छी होंगी और विकास के द्वार खुलेंगे, हमारे नगर अच्छे होंगे, नगरों में सारी सुविधाएं होंगी। तो बंद कर दीजिए ना, इतना तेजी से विकास हो रहा तो। जी ये बात बहुत सही है। और फिर हम हर चुनाव में फ्रीबीज के नाम पर आते हैं और फिर हम दावा ठोक के सीना ठोक के बोलते हैं इतनों को हम गेहूं चावल खिला रहे हैं फ्री में और इतनों को हम उनके जेब में पैसे डाल रहे हैं फ्री में। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट जो आई है 2025 की, वो कह रही 1% भारत के लोगों के पास 40% इकोनॉमी पर कब्जा है। आप समझिए 40% पैसा केवल 1% लोगों के पास है। और फिर हम जीडीपी की बात क्या करें? आम आदमी के पास वो पैसा पहुंचे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए तो कम से कम जो डिस्पैरिटी है वो कम से कम हो जाए। इसको भी कहीं ना कहीं विजन डॉक्यूमेंट में सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि देश की प्रगति सिर्फ 2-4 परिवारों की या 2-4 बिजनेसमैन की प्रगति कभी नहीं हो सकती। देश की प्रगति तभी है जब एक आम आदमी खुददारी से कहे कि मुझे नहीं चाहिए फ्री का गेहूं, मुझे नहीं चाहिए फ्री का चावल, मुझे नहीं चाहिए 1500 रुपए अपने अकाउंट में, मैं अपनी तरफ से कमा लूंगा, कर लूंगा। मुझे अच्छी सरकार चाहिए जो हमारे देश का और जनता का भला करे। जिस दिन बीजेपी और कांग्रेस फ्रीबीज के नाम पर योजनाएं बंद कर देंगी, उस दिन हम समझेंगे कि हां, अब हमारा आम आदमी कम से कम रोजमर्रा की जरूरतों से ऊपर उठ चुका है। बहुत शुक्रिया मौसम बिसेन जी, डॉक्टर राम पांडे जी, मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।